हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी वही +1 की फर्स्ट यूनिट चल रही थी, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसका हमारे पास लास्ट टॉपिक था इंपीरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, इंपीरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे हमारे पास क्या है? आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है स्टोशियोमेट्री एंड स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्टोशियोमेट्री एंड स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा। इससे पहले हमने इंपीरिकल फॉर्मूला, मोल कॉन्सेप्ट ये सब किए हैं। ये टॉपिक और देख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सब टॉपिक आपको समझ में आने के बाद फिर एक साथ हम इन पे डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल भी करके देखेंगे। पहले मैं साथ साथ भी करवा रहा हूं तुम्हें न्यूमेरिकल, लेकिन फिर हम एक साथ भी देखेंगे। तो हमारा टॉपिक है स्टोशियोमेट्री एंड स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ये टॉपिक क्या कह रहा है बेटा? ये टॉपिक कह रहा, मान लेते हैं हमारे पास, मैं एक एक करके बता रहा हूं। सबसे पहले आप कोई बैलेंस्ड इक्वेशन या बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? आपके पास जो बैलेंस्ड रिएक्शन होती है कोई भी, वो हमें क्या क्या बताती है? कोई भी बैलेंस्ड रिएक्शन अगर आपके पास है कोई भी, मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल ही लेता हूं। हम क्या करते हैं, CH4 है, इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब O2 की प्रेजेंस में बर्न करना, या O2 इसको एक्सेस में अगर दोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बना लेगा, CO2। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बना लेता बेटा, H2O। अब ये बन तो गया, बैलेंस करेंगे तो CO2 2 हाइड्रोजन 2 H2O 2 4 2O2, ये आपके पास है। लेकिन अब भी ये बैलेंस नहीं है बेटा, इसके साथ में आपको लिखा हुआ मिलेगा G, O2 के साथ में भी आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ मिलेगा G, CO2 के साथ में आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ मिलेगा G। इसी तरीके से यहां से जो वाटर मिलेगा उसके साथ में भी आपको क्या मिलेगा बेटा, जी। अब ये एक कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन है। ये कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन बेटा हमें क्या क्या बता रही है, अलग अलग चीजें देखते जाइएगा, उसी से हमें पता चलेगा स्टोशियोमेट्री क्या होती है और स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या होते हैं। तो देखते जाइएगा बेटा। अब आप, ये आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन हमें क्या कह रही है? ये बैलेंस्ड इक्वेशन हमें ये कह रही है, यहां पे CH4 का, यहां पे जो ये मीथेन है, इसका कितना मोल यूज हो रहा है, 1 मोल यूज हो रहा है। CH4 का कितना मोल यूज हो रहा है, 1 मोल यूज हो रहा है। जब इसका 1 मोल यूज हो रहा है, उस टाइम पे O2 का कितना मोल यूज हो रहा है, उस टाइम पे O2 का 2 मोल यूज हो रहा है। उसी तरीके से जब ये दोनों रिएक्टेंट, इसका 1 मोल इसका 2 मोल, दोनों रिएक्शन करके जब ये प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो जो आपका CO2 है उसका कितना मोल प्रोड्यूस होता है बेटा, 1 मोल। और जो आपका वाटर है उसके कितने मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं बेटा, 2 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं। और हमें क्या क्या मिल रहा है इससे, एक हमें यह भी पता चल रहा है जो आपकी मीथेन है वो किस फॉर्म में है बेटा, गैसियस फॉर्म में है। O2 है वो भी आपकी किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। CO2 है वो भी आपकी किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। और जो आपका वाटर बना है वो भी किस फॉर्म में बेटा, गैसियस फॉर्म में। तो जो ये पीछे लिखा होता है, ये क्या लिखा होता है बेटा, स्टेट लिखा होता है। तो इस इक्वेशन ने, इस बैलेंस्ड इक्वेशन ने हमें ये बता दिया, इसका 1 मोल जब यूज होगा तो O2 के 2 मोल यूज होंगे। उस टाइम पे CO2 का 1 मोल बनेगा, वाटर के कितने मोल बनेंगे, 2 मोल बनेंगे। ये जो आगे डिजिट होते हैं ना बेटा, इनको आप मोल में भी ले सकते हो, मॉलिक्यूल्स में भी ले सकते हो, एटम्स में भी ले सकते हो। अब मैंने यहां पे मोल की टर्म में लिया है। अगर मैं इनको मॉलिक्यूल की टर्म में लेता बेटा, इसका मतलब यह है यहां पे CH4 का जो है 1 मॉलिक्यूल है। जब इसका 1 मॉलिक्यूल है CH4 का, उस टाइम पे O2 के कितने मॉलिक्यूल है बेटा, उस टाइम पे O2 के 2 मॉलिक्यूल है, क्योंकि O2 एक मॉलिक्यूल है, CH4 भी एक मॉलिक्यूल है। अगर ये एटम होते ना तो हम एटम की बात करते, क्योंकि इसमें 2 एटम है इसलिए मॉलिक्यूल है। अब यहां पे CO2 का कितना मॉलिक्यूल
बन रहा है, एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है, और यहां पे H2O के कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं बेटा, 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो आप मोल की टर्म में भी ले सकते हो, मॉलिक्यूल्स की टर्म में भी ले सकते हो बेटा। ये आपके पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बता रहा है, और एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जितने भी रिएक्टेंट हैं और जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, उनके आगे जो लिखा होता है, उनके आगे जो लिखा होता है उसको नाम देते हैं बेटा कोफिशिएंट। उसको हम क्या नाम देते हैं, कोफिशिएंट नाम दिया जाता है। जैसे कि अब CH4 के आगे 1 है, O2 के आगे 2 है, CO2 के आगे 1 है, H2O के आगे क्या है, 2 है। इन्हें बोलते हैं कोफिशिएंट। लेकिन कौन से कोफिशिएंट, इन्हें बोला जाता है बेटा स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इन्हें हम क्या नाम देते हैं बेटा, स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनको नाम दिया जाता है। तो स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं बेटा ये, जो ये आगे लिखा हुआ है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होने के बाद, इन्हें हम क्या नाम देते हैं, स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो आप लिख लोगे व्हाट इंफॉर्मेशन वी कैन ड्राइव फ्रॉम ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन tell us about the how number of moles in the reactant and how number of moles in the product are formed of different type of reactants and product। अलग अलग टाइप के जो रिएक्टेंट है और अलग अलग टाइप के जो प्रोडक्ट हैं, उनके कितने मोल्स रिएक्टेंट में है और कितने मोल्स प्रोडक्ट में प्रोड्यूस हो रही हैं। और इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, इन्हें क्या नाम देते हैं, द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट विच बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। दीज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आर नोन एज स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये आगे जैसे इसके 1 है, इसके आगे 2 है, इसके आगे 1 है, इसके आगे 2 है। दीज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आर नोन एज स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इन्हें हम क्या नाम देते हैं, स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट नाम दिया जाता है बेटा। और ले लेते हैं, मान लेते हैं मैंने कार्बन है, कोक है, उसको जलाया O2, इसने क्या बना लिया, CO बनाया, मान लेते हैं मैंने इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन किया। अगर मैं इसको बैलेंस करूंगा तो इसके 2, इसके 2, ये स्टार्टिंग में सॉलिड होता बेटा, S इसके पीछे लिखा हुआ, इसके पीछे G वर्ड लिखा हुआ, इसके पीछे G वर्ड। ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये हमें क्या बता रही है, कार्बन के 2 मोल, ऑक्सीजन का 1 मोल और CO के कितने मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब इसका 2, इसका 1 और इसका 2, ये आगे वाले जो वर्ड हैं जिनको हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोलते हैं, इनको क्या नाम दिया जाता है बेटा, स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इन्हें हम क्या नाम देते हैं, स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट नाम दिया जाता है। यूजिंग दीज स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट, आगे क्या लिखोगे, यूजिंग दीज स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट वी कैलकुलेट मास और वॉल्यूम, या तो मास या वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड और यूज्ड इन द रिएक्शन। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का कितना मास या वॉल्यूम यूज हुआ है या फिर बना है, उन सबको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे बोला था स्टोसियोमेट्रिक कैलकुलेशन। इसे हम क्या नाम देते हैं, स्टोसियोमेट्रिक कैलकुलेशन बोला जाता है। तो यूजिंग दीज स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट वी कैन डिराइव मास or volume of any reactant or product that is known as stoichiometric calculation and the whole process is known as stoichiometry। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं बेटा, स्टोसियोमेट्री बोला जाता है। तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मास और वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट यूजिंग द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड देयर स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ली, उसके स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज किया, आपने मास या वॉल्यूम कैलकुलेट कर दिया, इसको हम बोलते हैं स्टोसियोमेट्रिक कैलकुलेशन। इसे हम क्या नाम देते हैं बेटा, स्टोसियोमेट्रिक कैलकुलेशन बोला जाता है। बोलो बेटा इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आपका आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जो भी कुछ आपको करना है। और आगे हम बढ़ते हैं। हो गया बेटा। अब एक और बताता हूं मैं आपको, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें क्या क्या बता सकती है, देखते जाइएगा। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें क्या क्या बता सकती है, मैं इसी का एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं, यही मैंने ले लिया। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और हमें क्या क्या बता रही है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बेटा हमें ये भी बता रही है, इसका 1 मोल
और मैं बता चुका हूं मोल कंसेप्ट में, एक मोल किसी का भी किसके इक्वल होता है, उसके मोलर मास के इक्वल। कार्बन का 12, एक हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन का 4, तो कितना हो गया 16। अगर इसके आगे जी वर्ड लगा दूं, ग्राम लगा दूं, 16 ग्राम। CH4 का 16 ग्राम किसके इक्वल होता है बेटा, इसके 1 मोल के इक्वल। अब आगे देखते जाइएगा आप, क्या है, O2 के 2 मोल है, एक ऑक्सीजन का 16, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन है, कितना हो गया 64। क्या लगा दूं 64 ग्राम, यानी कि इसका 16 ग्राम यूज हो रहा, तो इसका कितना यूज हो रहा है बेटा 64 ग्राम। अरे ये कैसे आया, पता चला या नहीं पता चला? अरे देखो मैंने अभी अभी बताया था, इसका 1 मोल यूज हो रहा है, इसके कितने मोल यूज हो रहे हैं 2 मोल। 2 मोल में ऑक्सीजन कितनी है, अरे 2 मोल में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो गए 4 एटम्स। एक ऑक्सीजन के एटम का कितना होता है 16 ग्राम, 4 ऑक्सीजन के एटम का कितना हो गया 64 ग्राम। इसी तरीके से CO2 का 1 मोल, 1 मोल किसके इक्वल होगा, इसके मोलर मास के इक्वल। कैलकुलेट कर दो, कार्बन का 12 प्लस में एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, कितना हो गया 44। इसके आगे क्या लगा दूं, ग्राम वर्ड लगा दूं, तो इसका मतलब CO2 कितना प्रोड्यूस हुआ है 44 ग्राम। और H2O के 2 मोल है, एक H2O का 18 होता, 2 का कितना हो गया बेटा 36 ग्राम। इसका मतलब वाटर कितना प्रोड्यूस हुआ है 36 ग्राम। देखो बेटा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आप मोल बता सकते हो, उसके कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये बता सकते हो, उसका मास बता सकते हो, उसका वॉल्यूम भी बता सकते हो बेटा, कितना वॉल्यूम इस रिएक्शन में बना है, किसका कितना वॉल्यूम यूज हुआ है, आप ये सब कुछ भी बता सकते हो। तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ने हमें ये सब कुछ बताया, ये सब कुछ जो बताया है इसी को हम क्या नाम देते हैं बेटा स्टोसियोमेट्री नाम दिया जाता है। और इसके आगे जो ये कोफिशिएंट होते हैं, जैसे वाटर 2 मॉलिक्यूल या 2 मोल बने हैं, CO2 का 1 मोल बना है, O2 के 2 मोल बने हैं, CH4 का 1 मोल, ये आगे के जो डिजिट होते हैं इन्हें हम क्या नाम देते हैं स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोला जाता है। बोलो बेटा कुछ समझ में आया या नहीं आया? इसमें आगे हम बढ़ेंगे, इस पर डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स करेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखते जाइएगा, मैं एक न्यूमेरिकल और पेश करता हूं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हो गया बेटा? तो अब देखिएगा आप न्यूमेरिकल स्टोसियोमेट्रिक के ऊपर, ये क्या कह रहा है आपके पास, ये कह रहा है हमने क्या किया 1 मोल कार्बन लिया है, क्या लिया है 1 मोल कार्बन लिया, उसको ब्रंट किया आपने, ब्रंट इन एयर, एयर की प्रेजेंस में हमने उसको ब्रंट किया। क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन सुनते जाइएगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस, CO2 कितना प्रोड्यूस हुआ है ये आपको कैलकुलेट करना है। ये सब आप कहां से कैलकुलेट कर सकते हो बेटा, स्टोसियोमेट्री से कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 मोल कार्बन लिया, उसको मैंने ब्रंट किया एयर की प्रेजेंस में, तो कितना CO2 प्रोड्यूस हुआ ये पूछ रहा आपसे। तो आप देखते जाइएगा, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए बेटा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या आना चाहिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिएगा मैंने 1 मोल कार्बन लिया, O2 एयर, O2, ये कार्बन इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा CO2, क्या बनाएगा CO2। अगर CO बनाता ना बेटा तो लिख के देता इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। ये कैसा ऑक्सीडेशन है कंप्लीट, मतलब कार्बन को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिल रही है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिल रही है तो क्या बनाएगा बेटा CO2। क्या प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन, कार्बन जब भी रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा CO2 का प्रोडक्शन करेगा। अब CO2 जो प्रोड्यूस हो रहा है वो देखते जाइएगा, इसका 1 मोल लिया मैंने, एक ही है, बैलेंस करो, ऑलरेडी बैलेंस है बेटा। CO2 कितना बना इसने पूछा, ये निकालना है। सबसे पहले आपके पास इसका 1 मोल था, 1 मोल कितने के इक्वल होता है बेटा कार्बन का, उसके मोलर मास, उसका मोलर मास कितना है 12 ग्राम। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं इतना, ये मैंने लिख लिया। मुझे O2 की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि इसने O2 तो कहा जितना चाहिए ले लो, हमारे पास बहुत अमाउंट में है, ठीक है। आपने 12 ग्राम लिया, अब आपका CO2 कितना प्रोड्यूस हुआ ये कह रहा है। क्या कह रहा है बेटा CO2 कितना प्रोड्यूस हुआ, बैलेंस है तब। इसका 1 मोल बैलेंस, इस सबको छोड़ो, जो दिया हुआ उसको हटा दो, हटाने के बाद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको क्या बताती वो बताओ मुझे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इसको भूल जाओ उन्होंने क्या दिया है, इन सबको 1 मिनट के लिए भूल जाओ। अब यहां से आप खुद देख के क्या बता सकते हो, हम ये बता सकते हैं
कार्बन का 1 मोल यूज हुआ है, ऑक्सीजन का भी 1 मोल यूज हुआ है, तो CO2 का कितना बना है बेटा? 1 मोल बना। कितना बना है? 1 मोल। और CO2 का 1 मोल किसके इक्वल होगा? इसके मोलर मास के इक्वल। इसका मोलर मास आपने अभी अभी कैलकुलेट किया था, कितना होगा बेटा? 44 ग्राम। अरे सीधी सी बात है, इसका 1 मोल लिया तो इसका कितना बना बेटा? 1 मोल। तो आपके पास क्वेश्चन भी तो यही था। क्या था क्वेश्चन? कार्बन का 1 मोल लोगे तो CO2 का कितना बनेगा? अरे बता देंगे, इसका 1 मोल यूज हुआ तो इसका भी कितना बनेगा? CO2 का 1 मोल बनेगा। अरे पहले आपको जो गिवन है ना उसको हटा दो, पहले आप अपनी स्टोइचियोमेट्री लगाओ। वो क्या कहती है? उसने कहा है जब इसका 1 मोल लोगे तो CO2 का भी 1 मोल बनेगा, और इसने दिया भी यही है, इसका 1 मोल लेंगे तो इसका भी कितना बनेगा? 1 मोल बनेगा। मतलब CO2 का 1 मोल किसके इक्वल होता है? 44 ग्राम। तो मैं ये कह सकता हूं, और इसका 1 मोल किसके इक्वल होता है? 12 ग्राम। तो आप चाहे ये तो लिख लो, चाहे तो ये लिख दो। 12 ग्राम जो कार्बन है वो 44 ग्राम CO2 बनाएगा। कितना CO2 बनाएगा बेटा? 44 ग्राम। या फिर आप क्या लिख दो, 1 मोल जो आपका कार्बन है वो आपका CO2 कितना प्रोड्यूस करेगा बेटा? CO2 1 मोल प्रोड्यूस करेगा। कितना प्रोड्यूस करेगा? 1 मोल। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? अरे और देखते हैं, समझ में आएगा क्यों नहीं? मैं अपने कमजोर स्टूडेंट का कभी हाथ नहीं छोड़ता बेटा, देखते जाइएगा आप। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। इस बार हमने क्या किया है? एक कंडीशन लगा दी है बेटा। क्या लगा दी है? एक कंडीशन लगा दी है। हमारे पास गिवन है, इस बार ये कह रहा है हमारे पास 20 ग्राम कार्बन गिवन है। कितना गिवन है बेटा? 20 ग्राम कार्बन गिवन है। आपके पास क्या गिवन है बेटा? 20 ग्राम कार्बन गिवन है। उसको एयर में ब्रंट किया तो CO2 कितना प्रोड्यूस होगा? आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, तो आप बताओ कितना CO2 प्रोड्यूस होगा बेटा? कितना CO2 प्रोड्यूस होगा ये पूछा इसने। तो फिर से सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए बेटा। क्या लिखनी आनी चाहिए? रिएक्शन। तो इसने रिएक्शन क्या की है? कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे तो सीधी सी बात है, इसने खुद ने भी कहा है, क्या बनेगा? CO2 प्रोड्यूस हो गया बेटा। अब प्रोड्यूस हो गया, ये जो गिवन है ना 20 ग्राम, उसको छोड़ दो, भूल जाओ, उसको सबसे लास्ट में देखेंगे। इसका 1 मोल है, तब इसका भी कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 1 मोल। अरे इसका 1 मोल कितने के बराबर है बेटा? 12 ग्राम के बराबर है। और इसका 1 मोल कितने के बराबर है बेटा? 44 ग्राम। तो मैं भी ये लिख सकता हूं, जब आप 12 ग्राम कार्बन लोगे तो CO2 कितना बनेगा बेटा? 44 ग्राम। और इसका 1 ग्राम कार्बन अगर मैं लूंगा तो CO2 कितना बनेगा? 44 बाई क्या आ जाएगा? 12, यानी कि 44 डिवाइड बाय 12। और अगर मैं कार्बन का 20 ग्राम लूं, मेरे को दिया हुआ कितना बेटा? 20 ग्राम। कितना दिया हुआ है? 20 ग्राम अगर लूं तो CO2 कितना प्रोड्यूस होगा बेटा? ये CO2 कहां पे चला जाएगा बेटा? ऊपर मल्टीप्लाई में, सॉरी 20 कहां पे चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। आप सोल्व कर लेना बेटा, आपके पास CO2 का वेट आ जाएगा। किस में आएगा बेटा? ग्राम में आएगा। अरे समझ आया या नहीं आया? ये थे बेटा डिफरेंट टाइप्स के स्टोइचियोमेट्री के ऊपर क्या आपके पास कैलकुलेशंस थी। चलो और देखते हैं, अभी तक आप मास कर रहे हैं, वॉल्यूम पे देखते हैं बेटा 1-2 कैलकुलेशंस। तो देखते जाइएगा, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा बेटा? आगे देखिए। तो अब अगला हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, इसने कहा है हमारे पास N2 है नाइट्रोजन, उसकी रिएक्शन हमने हाइड्रोजन से करवाई है, नाइट्रोजन की रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाई है, लेकिन इसने एक कंडीशन लगाई है। नाइट्रोजन एसटीपी कंडीशन पे 33.6 लीटर लिया गया है। कितना लिया गया है? नाइट्रोजन एसटीपी कंडीशन के ऊपर 33.6 लीटर लिया गया है। तो ये कह रहा है उसकी रिएक्शन हाइड्रोजन एक्सेस में लिया पता नहीं कितना है। तो इन दोनों की रिएक्शन से प्रोड्यूस हुआ बेटा, क्या प्रोड्यूस हुआ? अमोनिया प्रोड्यूस हुआ, NH3 प्रोड्यूस हुआ। तो ये कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस एट एसटीपी। इसका आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है बेटा। किस कंडीशन पे कैलकुलेट करना है? एसटीपी कंडीशन के ऊपर। पहले आप क्वेश्चन को समझा करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 33.6 लीटर नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद द हाइड्रोजन एट एसटीपी कंडीशन फॉर्म अमोनिया, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया एट एसटीपी कंडीशन। हमें क्या कैलकुलेट करना है? वॉल्यूम कैलकुलेट करना अमोनिया का, लेकिन कौन सी कंडीशन पे बेटा? एसटीपी कंडीशन पे। कौन सी कंडीशन पे? एसटीपी
कंडीशन पे आपको कैलकुलेट करना है तो देखते जाइएगा बेटा कैसे होगा एसटीपी कंडीशन पे, वही तो बता रहा हूं। सबसे पहले जो गिवन है ना उसको भूल जाइएगा बेटा, आपके पास जो रिएक्शन है उसी पे आइएगा। N2 प्लस H2 इन्होंने बनाया 2NH3, पहले आप इसको बैलेंस कीजिएगा बेटा। N2 प्लस 3H2 मैंने बैलेंस कर दिया। बैलेंस इक्वेशन ही सब कुछ बताएगी, मैं पहले ही बता चुका हूं। एक स्टोसियोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए आपको इक्वेशन कैसी चाहिए, बैलेंस्ड। आपने बैलेंस्ड लिख लिया बेटा, हो जाएगा। अब आप देखते जाइएगा इसका कितना यूज हो रहा है बेटा, 1 मोल। कितना यूज हो रहा है, 1 मोल। इसके कितने मोल बन रहे हैं बेटा, 2 मोल, क्योंकि हमें ये तो एक्सेस में दिया गया, इसका तो हमें चाहिए नहीं। हमें नाइट्रोजन और अमोनिया की बात चल रही है, तो नाइट्रोजन का 1 मोल और अमोनिया के कितने मोल है बेटा, 2 मोल बन रहे हैं। अरे इसके 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है बेटा नाइट्रोजन के, कोई भी गैस हो एसटीपी कंडीशन पे, आपने मोल कंसेप्ट पढ़ा है, कितना वॉल्यूम होगा बेटा इसका, 22.4 लीटर। कितना होगा बेटा इसका, नाइट्रोजन के 1 मोल का वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। और यहां पे इसका जब 22.4 लीटर है तो इसके 2 मोल बन रहे हैं। 2 मोल का कितना होगा बेटा, अरे 1 मोल का 22.4 लीटर है तो 2 मोल का कितना हो जाएगा, 44.8 लीटर। बोलो बेटा समझ आया या नहीं आया इतना। ये मैंने कहां से पता किया है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मैंने पता किया है। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको क्या क्या बताती है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको बताती है कितना वॉल्यूम किसका यूज हुआ एसटीपी कंडीशन पे, कितना वॉल्यूम किसका बना है, कितना मास रिएक्टेंट में किसका यूज हुआ और कितना मास प्रोडक्ट में किसका बना है, कितने मोल रिएक्टेंट में किसके यूज हुए हैं, कितने मोल प्रोडक्ट में किसके बने हैं, कितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के यूज हुए हैं और कितने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के बने हैं। ये सब कुछ आपको पता चलेगा। तो यही तो पता किया, नाइट्रोजन का 1 मोल था, 1 मोल कितने के इक्वल है, 22.4 लीटर। इसके 2 मोल बने हैं, 2 मोल कितने के इक्वल है, 44.8 लीटर। तो मैं ये कह सकता हूं जब मेरे पास 22.4 लीटर नाइट्रोजन होगा तो उस टाइप पे जो अमोनिया बनेगी वो कितनी बनेगी बेटा, 44.8 लीटर। इसका 1 लीटर लूंगा तो अमोनिया कितना बनेगा, अमोनिया बनेगा 44.8 डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, 22.4। बोलो इतना समझ आया या नहीं आया। अब मेरे पास नाइट्रोजन गिवन कितना था, गिवन वाली कंडीशन पे आओ, 33.6 लीटर। कितना गया हुआ है, 33.6 लीटर। अगर मेरे पास N2 है तो अमोनिया कितना बनेगा बेटा, अमोनिया देखो ये 33.6 कहां पे चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। कहां पे चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। बोलो बेटा समझ में आया या नहीं आया। अरे ये कोने वाले विद्यार्थी जिनको आदत होती है बैक बेंचर्स, मैं भी एक बैक बेंचर्स था बेटा, लेकिन मैंने कभी भी अपने स्टूडेंट का जैसे मैंने अपने टीचर का हाथ नहीं छोड़ा, और मैं अब एक टीचर बन गया हूं तो मैं अपने कमजोर स्टूडेंट का हाथ नहीं छोड़ता हूं। मैं बार बार टीचर से पूछता था, लेकिन आप तो कमेंट करते ही नहीं बेटा। कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा, मैं आपको सब कुछ, अगर आपकी ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो एक वीडियो बना देंगे उन प्रॉब्लम्स की। तो आप बोलो बेटा इतना समझ आया या नहीं आया। तो स्टोसियोमेट्री हमें क्या क्या बताती है, बहुत सारी चीजें बताती है बेटा स्टोसियोमेट्री। ये तो एक जनरल से क्वेश्चन थे स्टोसियोमेट्री के ऊपर, इनमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप नोट डाउन कीजिएगा। आगे है बेटा हमारे पास स्टोसियोमेट्री चल रही है, तो स्टोसियोमेट्री के अंदर ये क्वेश्चन हो रहा है, एक नई चीज को ऐड कर लेते हैं स्टोसियोमेट्री के अंदर। जब हम स्टोसियोमेट्री के अंदर ऐड करेंगे ना बेटा कुछ और चीज, तो वो इसी के अंदर आती है। इस स्टोसियोमेट्री के अंदर में एक टॉपिक और आता है आपके पास, टॉपिक का नाम है बेटा लिमिटिंग रिएजेंट। क्या नाम है बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट नाम है। इसके ऊपर भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है, उनको हम देखेंगे, न्यूमेरिकल्स हैं। तो आपके पास टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। क्या नाम है बेटा टॉपिक का, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या होता है बेटा लिमिटिंग रिएजेंट, क्वेश्चन में दिया हुआ जरूर है, लेकिन नाम क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट, किसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, यही तो पूछ रहा है। तो आप देखते जाइएगा बेटा लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोला जाता है। मान लेते हैं मैंने क्या किया, मैंने ले लिया वही रिएक्शन जो अभी की थी, N2 प्लस 3H2। पहले बैलेंस करना जरूरी है बेटा, क्योंकि ये भी किसका पार्ट है, स्टोसियोमेट्री का पार्ट है। किसका पार्ट है बेटा, स्टोसियोमेट्री का पार्ट है। तो ये मैंने ले लिया N2 प्लस 3H2 2NH3 बन गया।
ये बनने के बाद आपको क्या करना है, बैलेंस है ये कह रहा है नाइट्रोजन का मैंने 10 ग्राम लिया है। कितना ग्राम लिया बेटा, 10 ग्राम। लेकिन हाइड्रोजन का मैंने 20 ग्राम लिया। कितना लिया है, जब मैं रिएक्शन करवा रहा था उस टाइम पे मैंने नाइट्रोजन का 10 ग्राम लिया, हाइड्रोजन का 20 ग्राम लिया, और ये प्रोडक्ट बनाने लग गया। तो अब एक बात है सोचने की, क्या बात है, मान लेते हैं कुछ समय के बाद जैसे ही मैंने डाला तो रिएक्शन चल पड़ी। रिएक्शन चलने के बाद नाइट्रोजन खत्म हो गया, कंप्लीटली रिएक्ट कर गया हाइड्रोजन के साथ, और किस में चेंज हो गया, अमोनिया में। लेकिन हाइड्रोजन बचा हुआ है, हाइड्रोजन कितना बच गया, 15 ग्राम। हाइड्रोजन का केवल कितना रिएक्ट हुआ, 5 ग्राम रिएक्ट हुआ नाइट्रोजन के साथ, और ये खत्म हो गया। उसके बाद अब ये बताओ, अगर ये आपका फिनिश हो जाएगा तो क्या हाइड्रोजन फिर भी प्रोडक्ट बनाएगा? अरे कैसे बना सकता है, जब हाइड्रोजन प्रोडक्ट तभी बनाएगा हाइड्रोजन जब इसको रिएक्ट करने के लिए कौन मिलेगा, नाइट्रोजन। अरे ये NH3 तब बनाएगा जब इस हाइड्रोजन को रिएक्शन करने के लिए कौन मिलेगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपका फिनिश हो चुका है, क्यों, क्योंकि आपने कम अमाउंट में लिया होगा। तो ऐसा रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम इन ए रिएक्शन, जो रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, रिएक्शन में खत्म हो जाता है, और दूसरा रिएक्टेंट फिर भी बचा रह जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट बोला जाएगा। उसे हम क्या नाम देंगे बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट बोला जाएगा। तो क्या बोला जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। इट इज द रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग ए रिएक्शन, दैट इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। अब आपका नाइट्रोजन तो खत्म हो गया, कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बचा हुआ, तो नाइट्रोजन किसका काम करेगा, यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट का काम करेगा। किसका काम करेगा, जैसे कि आपके पास बाइक है, बाइक तब चलती है जब इसको पेट्रोल मिलेगा बेटा। एक चीज भी दोनों में से खत्म हो गई, मान लेते बाइक को पंचर हो गया तब भी नहीं चलेगी, या पेट्रोल खत्म हो गया तो बाइक नहीं चलेगी। तो दोनों चीजों का होना जरूरी है। अरे जब रिएक्टेंट दो हैं तो दोनों होंगे तभी तो रिएक्शन करेंगे। एक खत्म हो गया ये, तो दूसरा किसके साथ रिएक्शन करेगा, अकेला, अकेला रिएक्शन तो कर ही नहीं सकता। उसी तरीके से कह रहा है बेटा, अब नाइट्रोजन कंप्लीटली फिनिश हो गया, उसके बाद आपका प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा? अरे प्रोडक्ट कहां से बनेगा जब रिएक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि आपका ये रिएक्टेंट एक तो खत्म ही हो गया। तो अब ये बताओ आपका प्रोडक्ट कितना बना, ये किसने डिसाइड किया? ये उस रिएक्टेंट ने डिसाइड किया जो आपका फिनिश हो चुका है, कंज्यूम हो चुका है, क्योंकि उसके फिनिश होने के बाद आपका प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो आपसे क्वेश्चन यही बनता है, क्वेश्चन ये बनता है, जब जो रिएक्टेंट आपका कम अमाउंट में था वो कंप्लीटली फिनिश हो गया, खत्म हो गया, फिनिश होने के बाद आगे रिएक्शन, रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, क्योंकि जब रिएक्टेंट ही नहीं बचा तो प्रोडक्ट कहां से बनेगा? तो वो प्रोडक्ट कितना बनके रह गया, वहीं पे रुक गई रिएक्शन, तो प्रोडक्ट आगे नहीं बढ़ेगा। तो वो प्रोडक्ट कितना बना वो किसने डिसाइड किया? उस लिमिटिंग रिएजेंट ने, जो आपका फिनिश हो गया। तो इसलिए आपसे क्वेश्चन ये भी बनता है, प्रोडक्ट कितना बनेगा ये कौन से रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है बेटा? ये लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? लिमिटिंग रिएजेंट पे। और जो रिएक्टेंट एक्सेस में बच जाता है, कंप्लीटली खत्म नहीं होता है, उस रिएक्टेंट को बोलते हैं बेटा एक्सेस रिएजेंट। उसे क्या नाम दिया जाता है बेटा? एक्सेस रिएजेंट। बोलो बेटा इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आपका, तो आप नोट डाउन कीजिएगा। मैं आपको बोल देता हूं क्या करोगे। व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? तो आप लिखो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? इट इज द रिएक्टेंट, इट इज द रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम, which is completely consumed during a reaction, called limiting reagent, called limiting reagent. And the other reactant which remains unreacted, which remains unreacted, जो बिना रिएक्शन किए बच जाता है, unreacted, that is known as excess reagent. उसे क्या नाम दिया जाता है बेटा? excess reagent नाम दिया जाता है। आगे लिखोगे after the finishing of limiting reagent, after the finishing of limiting reagent, further reaction not takes place, further reaction not takes place, and product not formed, and product not formed, and product not formed. So amount of product formed
डिपेंड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा? ये लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा, ये किस पे डिपेंडेंट है बेटा? लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर। किस पे डिपेंडेंट है? लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आप देखिएगा, एक दो न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर, लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर। एक न्यूमेरिकल मैंने लिया है, ये करा 1 मोल हमने कार्बन लिया है। क्या लिया बेटा? 1 मोल कार्बन लिया है। उसकी रिएक्शन हमने करवाई है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन ऑक्सीजन 16 ग्राम ली है। कितनी ली है बेटा? ऑक्सीजन 16 ग्राम। इन्होंने रिएक्शन करके CO2 बनाया है। क्या बनाया है बेटा? CO2। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2। क्वेश्चन सारे लिख लिया करो, बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं। क्या कर रहा है? 1 मोल कार्बन रिएक्ट विद 16 ग्राम O2 फॉर्म CO2 गैस। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस। अब आप में से कुछ ये भी कहेंगे, सर स्टोसियोमेट्री से आंसर निकल तो रहे थे। नहीं बेटा, स्टोसियोमेट्री को दोबारा से जाके देखो, उसमें केवल एक रिएक्टेंट की अमाउंट दी जाती थी, दूसरे की अमाउंट नहीं दी जाती थी। यहां पे दोनों की अमाउंट दी हुई है। बैलेंस करो पहले रिएक्शन को। बैलेंस क्या है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहे हैं बेटा? CO2। क्या बना रहे हैं? CO2। बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, कार्बन 1 कार्बन 1, सब कुछ बैलेंस है बेटा। अब आप देखिएगा, इसका 1 मोल, अब पहले ये जो गिवन है इसको बाद में छोड़ दीजिएगा, इसको बाद में छोड़ दीजिएगा। पहले आप क्या करोगे, यहां से स्टैंडर्ड कंडीशन यानी कि आपकी बैलेंस इक्वेशन क्या बता रही है उसका पता करोगे। उसका पता करने के बाद आप लिमिटिंग रिएजेंट का पता करोगे। जब आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाएगा, वो लिमिटिंग रिएजेंट बताएगा आपका CO2 कितना बनेगा, क्योंकि प्रोडक्ट किस पे डिपेंड होता है? लिमिटिंग रिएजेंट। बड़े ध्यान से सुनना बेटा, बड़े ध्यान से देखना, मन लगाकर देखना, पक्का समझ में आएगा। थोड़ा सा टॉपिक टफ है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि आपके हौसलों के आगे रुक जाए। आपके हौसलों के आगे नहीं रुकता, क्योंकि किसी ने सच कहा है, अगर परख हीरे की करनी है तो अंधेरे का इंतजार करो, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े ही चमकते हैं। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकता और हीरा भी, आप कैसे बता सकते हो? लेकिन अगर आपको असली हीरा देखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, क्योंकि अंधेरे में केवल हीरा चमकता है, कांच के टुकड़े नहीं चमकते बेटा। तो उसी तरीके से देखिएगा, सबसे पहले ये बैलेंस इक्वेशन मुझे पुकार के कह रही है, चिल्ला चिल्ला के कह रही है, इसका 1 मोल यूज हुआ है, इसका भी 1 मोल। इसका 1 मोल कितने ग्राम के इक्वल है बेटा? 12 ग्राम। लेकिन इसका 1 मोल कितने के बराबर है? 16 दूनी 32 ग्राम। कितने के इक्वल है बेटा? 32 ग्राम। और जब आप लिमिटिंग रिएजेंट का पता करो, वहां पे आप प्रोडक्ट को नहीं देखोगे, वहां पे आप केवल और केवल किसको देखोगे? रिएक्टेंट। तो मैंने रिएक्टेंट देख लिया। बैलेंस इक्वेशन मुझे चिंगाड़ के कह रही है, इसका 12 ग्राम यूज होगा और इसका कितना यूज होगा बेटा? 32 ग्राम यूज हो रहा है। अब आप देखिएगा कैसे है, थोड़ा सा मन लगाइएगा, मेरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। देखना किसको चेक करूं, 2 रिएक्टेंट है, O2 को चेक करें या C को। मतलब चेक करना, आप O2 को चेक करना चाहते हो कि वो लिमिटिंग रिएजेंट का काम कर रहा है या नहीं कर रहा, या कार्बन को चेक करना चाहते हो। तो 2 पार्ट बनेंगे इस न्यूमेरिकल। पहले वी चेक कार्बन एक्ट एज लिमिटिंग रिएजेंट और नॉट। कार्बन एक्ट एज लिमिटिंग रिएजेंट और नॉट। क्या कार्बन कर रहा है या नहीं कर रहा? देखिएगा, जिसको आपको चेक करना होता है ना बेटा, उसको हमेशा राइट हैंड साइड में लिखोगे। उसको हमेशा कहां पे लिखोगे? राइट हैंड साइड में। किसका यूज करके? केवल दोनों रिएक्टेंट का यूज करके चेक होगा। आप कौन से रिएक्टेंट का यूज करोगे? O2 का यूज करके आप कार्बन को चेक करोगे, ये लिमिटिंग रिएजेंट का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहले आप स्टैंडर्ड कंडीशन देखो। स्टैंडर्ड क्या है? ऑक्सीजन का 32 ग्राम जब होगा तो कार्बन का कितना होगा बेटा? 12 ग्राम। ऑक्सीजन का जब 32 ग्राम होगा तो कार्बन का कितना होगा बेटा? 12 ग्राम। इसका जब 1 ग्राम होगा तो कार्बन का कितना होगा बेटा? 12/32। कितना होगा बेटा? 12/32। अब आपको इधर जो होता है ना, ये जिसका यूज करके आप चेक कर रहे हो, उसकी गिवन कंडीशन पे जाओगे। तीसरी लाइन में उसकी गिवन कंडीशन, और उसकी गिवन कंडीशन कितनी है बेटा? ये रही गिवन। कितना ऑक्सीजन दिया हुआ है? 16 ग्राम। तो जब आपका ऑक्सीजन 16 ग्राम दिया होगा तो कार्बन कितना यूज होगा? देखो 12/32 और मल्टीप्लाई में कितना चला जाएगा बेटा? 16। सोल्व करोगे 2, ये सोल्व किया, कितना ग्राम आ गया?
6 ग्राम। अब देखते जाइएगा, इस कार्बन का हमें 6 ग्राम चाहिए। कितना चाहिए? 6 ग्राम। जब ऑक्सीजन का 16 ग्राम दिया होगा तो मुझे कार्बन का चाहिए 6 ग्राम। कितना चाहिए? 6 ग्राम। लेकिन मेरे पास कार्बन का दिया हुआ कितना? 1 मोल, और इसका 1 मोल कितने ग्राम के इक्वल होता है बेटा? 12 ग्राम। तो आप जो ये आंसर आता ना, जिसको आप चेक कर रहे हो कि वो लिमिटिंग रिएजेंट का काम करेगा या नहीं करेगा, तो वो 6 ग्राम चाहिए। अगर कार्बन लिमिटिंग रिएजेंट का काम करता तो मुझे ये 6 ग्राम चाहिए। इस वैल्यू की आप कंपेयर करोगे जो गिवन वैल्यू है। गिवन वैल्यू कितनी है? 12 ग्राम। अगर गिवन वैल्यू हाई है, इफ गिवन वैल्यू हाई देन दैट इज द एक्सेस रिएजेंट। इसका मतलब वो कौन सा रिएजेंट हो जाएगा बेटा? एक्सेस रिएजेंट। तो आपका कार्बन कौन सा एजेंट हो गया बेटा? एक्सेस रिएजेंट हो गया। एक बार फिर से सुनिएगा, ध्यान से देखिए मैंने क्या बताया। आपके पास ये 1 मोल दिया होता है, इसका 1 मोल मैंने क्या मान लिया? 12 ग्राम। कह सकता हूं ये 16 ग्राम दिया हुआ है, इसको 1 मिनट के लिए छोड़ दो। अब मुझे ये मैंने इस इक्वेशन का यूज करके निकाला है, स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी कि बैलेंस इक्वेशन कह रही है इसका जब 12 ग्राम लोगे तो इसका कितना चाहिए आपको? 32 ग्राम। यही कह रही है ना। लेकिन आप चलते जाइएगा, अब आप कार्बन को चेक कर रहे हो वो लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं है। तो इसकी जो स्टार्टिंग में वैल्यू दी हुई थी, कितनी दी हुई है? 12 ग्राम। उसको आप इसके साइड में ही रख लो। इसकी नई वैल्यू कितनी है वो निकाल रहे हैं। कैसे? ऑक्सीजन का जब 32 ग्राम था तो कार्बन का कितना यूज होगा? 12 ग्राम। ये वाली लाइन मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से बना ली। फिर इसका 1 ग्राम तो कार्बन का 12/32। जब मैं ऑक्सीजन का गिवन कितना था? 16 ग्राम। ऑक्सीजन जो जिसका यूज करके आप चेक कर रहे हो वो यूज होगा यहां पे थर्ड लाइन में। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन को कितना कार्बन चाहिए? 6 ग्राम। लेकिन दिया हुआ कितना था? 12 ग्राम। इसका मतलब ज्यादा दिया हुआ, एक्सेस में दिया हुआ, तो इसका मतलब कार्बन कौन सा एजेंट हो गया? एक्सेस रिएजेंट। कौन सा हो गया? एक्सेस रिएजेंट। अब ऑक्सीजन को चेक कर लो, अरे जब ये एक्सेस रिएजेंट है तो ये अपने आप से क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। लेकिन फिर भी चेक करना बेटर है, तो आप चेक कीजिएगा दूसरे। देखिए अब दूसरी मैं लाइन बना देता हूं। दूसरा क्या है आप ध्यान से देखते रहिएगा। अब आपको किसको चेक करना है? अब की बार मुझे O2 को चेक करना है। किसका यूज करके? कार्बन का यूज करके। O2 का चेक कर रहे हैं तो O2 की गिवन कितना था? O2 का 16 ग्राम गिवन था। ये 16 ग्राम यहां पे लिख दो। देखो बेटा, इसमें भी 16 यूज हुआ था, लेकिन इसमें यहां पे यूज हुआ था क्योंकि इसका यूज करके कार्बन को चेक कर रहे थे। इस बार ऑक्सीजन को चेक कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ उसका दिया हुआ वेट लिख लिया। कितना लिख लिया? 16 ग्राम। हो गया। अब कार्बन का स्टैंडर्ड, कार्बन जब 12 ग्राम होगा तो ऑक्सीजन कितना चाहिए? कार्बन जब 12 ग्राम होगा तो ऑक्सीजन मुझे चाहिए 32 ग्राम। कितना चाहिए बेटा? 32 ग्राम। जब कार्बन का 1 ग्राम लेंगे तो ऑक्सीजन का कितना यूज होगा? 32 डिवाइड में कितना आएगा? 12। और जब कार्बन का गिवन देखो कितना है, कार्बन का गिवन कितना है? कार्बन का गिवन भी 12 ही ग्राम है। तो जब कार्बन का 12 ग्राम होगा तो मुझे ऑक्सीजन कितना चाहिए? 32 डिवाइड में 12 मल्टीप्लाई 12। 12 से 12 कैंसिल। मुझे ऑक्सीजन चाहिए 32 ग्राम बेटा। मुझे ऑक्सीजन कितना चाहिए? 32 ग्राम चाहिए मुझे ऑक्सीजन। कितना चाहिए बेटा? यहां से हमें ऑक्सीजन कितना चाहिए? 32 ग्राम चाहिए। आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा बेटा? 32 ग्राम। आ गया है नहीं आ गया? अब ये जो 32 ग्राम आया है, कितना आया है बेटा? 32 ग्राम आपके पास जो आया हुआ है उसकी कंपैरिजन आप किसके साथ करोगे? यानी कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए 32 ग्राम, लेकिन दिया हुआ कितना था? ये दिया हुआ 16 ग्राम, यानी कि ये तो कम दिया हुआ है। चाहिए मुझे इतना, अरे मुझे रोटी 32 खानी है, मेरे पास है 16, तो मैं 16 की 16 खा जाऊंगा। इसका मतलब ऑक्सीजन सारा यूज हो जाएगा। और जब ऑक्सीजन सारा यूज होगा तो किसका काम करेगा बेटा? ये लिमिटिंग रिएजेंट का। किसका काम करेगा बेटा? ये तो ऑक्सीजन एक्ट एज लिमिटिंग रिएजेंट। बोलो बेटा समझ आया या नहीं आया? तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा, मैं और भी एग्जांपल आपके सामने रखूंगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा, हो जाएगा। अब आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया तो आप प्रोडक्ट कितना बनेगा उसको भी पता कर सकते हो। देखते जाइएगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं आगे फिर बढ़ता हूं। देखिएगा बेटा आगे मुझे क्या क्या पता चल गया। मुझे ऑक्सीजन का पता चल गया, वो क्या है आपके पास? लिमिटिंग रिएजेंट है। अब उस इक्वेशन को फिर से लिखो, C+O2 CO2। मुझे पता है ये लिमिटिंग रिएजेंट है। जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसको रख लो, चाहे दूसरे रिएक्टेंट को हटा दो बेटा, कोई जरूरत नहीं रही अब,
कितना दिया हुआ ऑक्सीजन, बस वो याद रखो कितना दिया हुआ है, 16 ग्राम दिया हुआ है। तो CO2 कितना बनेगा ये पूछ रहा है, ये दिया हुआ सबसे लास्ट में यूज होगा। फिर से आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या बताती है वो देखो। बैलेंस केमिकल इक्वेशन बताती है इसका 32 ग्राम है, क्योंकि एक का 16 दो का 32, तो इसका कितना प्रोड्यूस होगा 44 ग्राम। कितना प्रोड्यूस होगा, तो मैं ये लिख सकता हूं 32 ग्राम O2 प्रोड्यूस। मैं ये सीधी लाइन लगा देता हूं ना बेटा, ये लिख लिया करो पूरा। 32 ग्राम O2 प्रोड्यूस, CO2 कितना प्रोड्यूस करेगी 44 ग्राम। और इसका 1 ग्राम O2 कितना प्रोड्यूस करेगा, 1 ग्राम O2 लूंगा तो CO2 कितना प्रोड्यूस होगा 44 डिवाइड में कौन आ जाएगा बेटा 32। और आपके पास ऑक्सीजन दिया हुआ कितना है 16 ग्राम, तो 16 ग्राम O2 कितना प्रोड्यूस करेगा, मल्टीप्लाई 16, कैंसिल कैंसिल, कितना आ गया बेटा 22 ग्राम। तो ऐसे करना बेटा, आपको पहले लिमिटिंग रिएजेंट और फिर उस लिमिटिंग रिएजेंट का यूज करके आपको प्रोडक्ट बतानी है। हो जाएगा बेटा। एक क्वेश्चन और कर रही है, उसके बाद आपको मोल कंसेप्ट से ये रिलेटेड है, मोल कंसेप्ट के ऊपर इंपेरिकल फॉर्मूला, उसके बाद स्टोसियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट, इन सब की मैं 2 वीडियो न्यूमेरिकल की बना रहा हूं। तो इसके बाद जो वीडियो आएंगे इनके न्यूमेरिकल्स की आएंगे। फिर न्यूमेरिकल करने के बाद इस यूनिट का आपका एक लास्ट टॉपिक बचेगा, उसको करेंगे। लेकिन ये तीनों कनेक्टेड थे, इसलिए एक साथ इनके न्यूमेरिकल बनाऊंगा। एक लिमिटिंग रिएजेंट पे क्वेश्चन और देखिएगा, एक और क्वेश्चन कैसे है। इस बार इसने कहा है भाई 2 मोल कार्बन दिया, सॉरी 2 मोल H2 दिया हुआ। क्या दिया हुआ है 2 मोल H2 रिएक्ट विद 16 ग्राम O2, रिएक्ट विद 16 ग्राम O2 प्रोड्यूस H2O। क्या प्रोड्यूस कर रहा है H2O। कैलकुलेट, सॉरी विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट, इसमें और इसमें 2 ही रिएक्टेंट है, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2O फॉर्म्ड, एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2O फॉर्म्ड। सबसे पहले आप क्या करोगे H2 प्लस O2 दोनों की बैलेंस करो इक्वेशन, ये बैलेंस लिख ली बेटा। बोलो बेटा ये समझ आया ही नहीं, हो गया इतना। अब ये गिवन क्या था, इसका 16 ग्राम, लेकिन इसके 2 मोल, इसके 2 मोल कितने के इक्वल होंगे, अरे H2 का 1 मोल 2 ग्राम के इक्वल, तो इसके 2 मोल कितने के इक्वल हो जाएंगे 4 ग्राम। इसका मतलब ये कितना गिवन है, तो इस मोल को मैंने किस में चेंज कर लिया बेटा 4 ग्राम। तो हाइड्रोजन 4 ग्राम गिवन है, ऑक्सीजन 16 ग्राम। कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, ये गिवन कंडीशन है। ये बैलेंस इक्वेशन क्या कह रही है, बैलेंस इक्वेशन कह रही है 2 दूनी 4, इसका कितना यूज होगा 4 ग्राम, क्योंकि हाइड्रोजन 4 है। तो ऑक्सीजन का कितना यूज होगा 16 दूनी 32, कितना यूज होगा बेटा 32 ग्राम, यही कह रही है। तो पहले आप बताओ किसको चेक करें, पहले हम O2 को चेक करते हैं, किसका यूज करके H2 का यूज करके। O2 को अगर चेक करो तो O2 का गिवन वेट कितना दिया हुआ वो यहां पे लिख लो, लिख लिया। अब स्टैंडर्ड देखो, जब इसका 4 ग्राम लोगे तो O2 का कितना ग्राम चाहिए 32 ग्राम, इसका 1 ग्राम लोगे तो O2 का कितना चाहिए 32 डिवाइड 4। अब H2 का जो गिवन वाला वो तीसरी लाइन में आएगा, गिवन वाला कितना है 4 ग्राम। जब ये 4 ग्राम होगा तो मुझे O2 कितना चाहिए मल्टीप्लाई 4, 4 से 4 कैंसिल, कितना चाहिए बेटा हमें ऑक्सीजन चाहिए 32 ग्राम। कितना चाहिए 32 ग्राम, लेकिन दिया हुआ कितना है 16 ग्राम। अरे ये तो कम दिया हुआ है, अरे मेरे को फिर से वही बात आ गई, चाहिए 32 रोटी पर है 16 रोटी। यहां पे जो आता है ना उसकी रिक्वायरमेंट है, अरे हमें रिक्वायरमेंट 32 ग्राम है, ये तो 16 ग्राम दिया हुआ, इसका मतलब ये सारा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे O2 किसका काम कर रहा है बेटा लिमिटिंग रिएजेंट का काम कर रहा है। बोलो बेटा समझ आया या नहीं आया, फिर भी आप देख लेना, डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट अगर आपको पता चल गया, अगर आपको लिमिटिंग रिएजेंट आ गया तो आपको दूसरा क्या बताना है, लिमिटिंग रिएजेंट ये है, इसका यूज करके कितना वाटर बनेगा ये बताना है। तो आप लिख लो, यही थी ना बैलेंस इक्वेशन, 2H2 प्लस O2 क्या बना बेटा 2H2O, क्या बना आपका 2H2O, यही बनाना। तो मैं इस H2 को यूज नहीं कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट तो है ही नहीं। लिमिटिंग रिएजेंट तो ये है, ये कितना दिया हुआ है लिमिटिंग रिएजेंट 16 ग्राम, कितना दिया हुआ है, तो H2O कितना प्रोड्यूस होगा ये निकालना। तो आप इसको चाहे भूल जाओ, एक बार बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कर रही है, इसका तो होगा 32 ग्राम, क्यों, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का कितना हो गया 32। तो आपका H2O कितना बनेगा बेटा H2O 2 वाटर मॉलिक्यूल है, 2 वाटर मॉलिक्यूल का कितना होता है 36 ग्राम। तो जब ऑक्सीजन 32 ग्राम लोगे तो H2O कितना बनेगा बेटा 36 ग्राम। इसका 1 ग्राम लोगे तो H2O कितना बनेगा 36/32, और ऑक्सीजन दिया हुआ कितना है 16 ग्राम। तो ये मल्टीप्लाई में क्या चला जाएगा 16, कैंसिल कर दो, ये कितना बेटा 18 ग्राम।
कितना बनेगा बेटा? 18 ग्राम बनेगा। ये था बेटा आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर। इनमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे इसी चैनल पे आपको रवि पथेरिया की फिजिक्स की भी वीडियो मिलेंगी। ओके बेटा, थैंक यू।